गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट को। और दोस्तों, हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहने वाला है और इसके पहले हमने सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के द्वारा सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सभी साथियों को इस वीडियो के नीचे हमारी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोग के सभी क्लास को बारी बारी से एक बार जरूर देख लेना। पूरे 40 नंबर की जिम्मेदारी दोस्तों आपके लिए लेते हैं इस बार। ठीक है, पिछली बार भी लगभग 35 प्लस नंबर जो हर स्टूडेंट को दिखाया है जो हमारे साथ बने रहे थे। तो आप लोग वीडियो में और हमारे साथ जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस बार जो वर्दी आपकी है 100 में 100% पक्की होने वाली है। तो आज दोस्तों, आपको ज़्यादा समय न रहते हुए हम इस वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं आज सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, आमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसके दौरान जो दोस्तों बेरोजगारी होती है उसको चक्री बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4th चक्री बेरोजगारी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपका ये है, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? 237, 238, 239 या 236? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 238 जो है सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अब दोस्तों हमारी बात करते हैं इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। ठीक है, देखिए ये आपके हमारे पॉइंट सभी रहने वाले हैं। तो कह रहे हैं राज्यसभा में 200 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और वे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 है। दोस्तों आप लोग इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, जो अधिकतम है 250 है। इनमें से 238 सदस्य और सदस्य जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और बाकी देखिए क्या लिखा है, जो बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो 250 होते हैं इसमें 38 लोग को चुन लिया जाता है, जो 12 बचते हैं उनको जो है राष्ट्रपति चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 साल के लिए होता है, यानी जो कार्यकाल दोस्तों वो आपका 6 वर्ष का होता है। ठीक है, हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। 2 साल में 1/3 लोग। ठीक है, तो उनको फिर से चुनाव उनका होता है। फिर है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप लोग इस पॉइंट को स्टार बना लीजिए। ठीक है, पहले से स्टार को बना रखा है। फिर है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरित मत के जरिए होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे छात्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले लोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न जो है समझ में आ रहे हैं और पॉइंट जो है आपको बता रहे हैं वो भी बहुत ही समझ में आपके आ रहे हैं। फिर देखिए दोस्तों, आपका ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित शख्सियत का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान कीजिए। हमें दोस्तों मिलान करना है। ठीक है, एस बालचंद्र, अनुष्का शंकर और आपका है किशन महाराज, तबला, वीणा, सितार। तो आपको बताना है कि इनका जो है सही मिलान दोस्तों क्या हो सकता है। ठीक है, तो दोस्त देखिए इसमें जो सही जवाब है दूसरे का। ठीक है दोस्तों, जो सही जवाब है क्या हुआ, ऑप्शन नंबर आपका 3rd है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd यानी ए का 2। कहने का मतलब है एस बालचंद्र दोस्तों जो है बीड़ा बजाते हैं। ठीक है, और फिर क्या ए का 2, बी का 3 यानी अनुष्का शंकर संबंध है वो सितार से है। और जो आपके बचे
किशन महाराज दोस्तों तबला से हैं। ठीक है, तो आपका ये दोस्तों मिलान हो गया। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ थी, मतलब 15+ खाली स्थान थी, ये बताना है। 78.8, 58.8, 70.8 या 90। तो जो इसका सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 78.8% थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं इसमें भी हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए 2011 में पुरुषों में वयस्क जो साक्षरता दर 15+ थी वो 78.8 थी, जबकि महिलाओं में यह 59.3 थी। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है यह डेटा देश भर में साक्षरता दर में लिंग असमानता को उजागर करता है। विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से इस अंतर को पाटने के प्रयास किए गए हैं। ठीक है, तो फिर आप देखिए अगला है देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए साक्षरता दर में सुधार करना महत्वपूर्ण है। अब देखिए अपने पॉइंट क्या है, कह रहे हैं साक्षरता दर किसी देश में शिक्षा और विकास का एक प्रमुख संकेतक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जैसी विभिन्न योजनाएं साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए की गई हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, फिर देखिए क्या है साक्षरता और गरीबी कम करने और स्वास्थ्य परिमाणों में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साक्षरता दर में वृद्धि से बेहतर रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास होता है। दोस्तों फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है। नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है। मेघालय है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों सही जवाब जो है नोंगक्रेम उत्सव या त्यौहार मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों इसमें पॉइंट्स के बारे में। देखिए पॉइंट्स हमारा क्या है, यह त्यौहार मेघालय की खासी जनजाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कुल 5 दिन चलता है। फिर देखिए यह त्यौहार शरद ऋतु में मेघालय के खासी पहाड़ियों के सांस्कृतिक केंद्र सिमट में मनाया जाता है। इस त्यौहार में पारंपरिक नृत्य, संगीत और अनुष्ठान होते हैं। इस त्यौहार में अच्छी फसल के लिए देवी देवताओं को धन्यवाद दिया जाता है और भविष्य में समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। फिर देखिए दोस्तों क्या है इस त्यौहार में सर्वशक्तिमान देवी का बलि सिंसर्स को प्रसन्न करने के लिए नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस त्यौहार में पावलांग ठीक है समारोह भी होता है। पावलांग समारोह भी होता है। इस त्यौहार में पुरुषों का नृत्य ज़्यादा सक्रिय और उत्साही होता है। फिर है इस त्यौहार में अविवाहित लड़कियों को अलग अलग तरह के विदेशी परिधान पहनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा है कि किस त्यौहार में जो है अविवाहित लड़कियों को अलग अलग तरह के पोशाक पहनाए जाते हैं। तो आपको नोंगक्रेम होगा या मेघालय राज्य हो जाएगा। फिर आइए बात करते साथियों हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 में खेल रहा है। पंजाब FC, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। कर रहे हैं फर्स्ट नंबर सही है, फर्स्ट है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। केवल फर्स्ट सही है, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड, केवल सेकंड सही है। तो दोस्तों बात करते हैं सही कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ केवल सेकंड सही है। ठीक है, केवल जो है सेकंड सही है। तो कहने मतलब है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब जो है
आई लीग 2023-24 में खेल रहा है, पंजाब FC जो है नहीं खेल रहा है, ये पहले हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड सही है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, ऑप्शन नंबर 4 केवल सेकंड सही है। फिर आपका है टीपू सुल्तान खालिस्तान वर्ष में मैसूर का शासक बना, 1798, 1752, 1786, 1782। देखिए सही जवाब क्या है, तो सही जवाब जो है 1782, यानी ऑप्शन नंबर 4 1782 में जो है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना है। ये फिर देखिए दोस्तों बात करते हैं पॉइंट के ऊपर। तो वर्ष 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर शासक बने। ठीक है, सत्ता के अराजक परिवर्तन की अंग्रेजों की आशाओं को धाराशाही करते हुए टीपू सुल्तान 22 दिसंबर 1782 को मैसूर का शासक बना। टीपू के पिता हैदर अली, जिन्होंने मैसूर राज्य में एक सैन्य अधिकारी के रूप में कार्य किया है, 1761 तक मैसूर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे। ठीक है, फिर दूसरा अंगल मैसूर युद्ध 1783 से 1784 के शुरुआती दौर तक चला था। अंततः अंग्रेजों ने हार स्वीकार कर ली और मार्च 1784 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1784 ईस्वी में हुआ था। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं इसमें हम, तो आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच भारत में चार सैन्य संघर्षों की एक श्रृंखला है। इसमें क्या है, कुल जो 4 युद्ध हुए हैं, देखते हैं कौन कौन सा है। तो आपका है प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ, जिसमें मद्रास की संधि हुई। फिर है द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 के बीच चला, जिसमें जो है मैंगलोर की संधि हुई 1784 में मार्च में। फिर है तृतीय अंगल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 के बीच चला, जिसमें श्रीरंगपट्टम की संधि हुई 1792 में। फिर है चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और उसका सारा खजाना अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। ठीक है, चौथे में जो है 1799 में मैसूर की उसके टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है कि हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखते किसे किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, स्वामीनाथन जानकी रमन को जून 2023 में RBI के मुख्य के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है। आइए फिर बात करते साथियों हम अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? 53A, 54A, 51A, 52A। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 51A सही जवाब हो जाएगा। 51 जो है मौलिक कर्तव्य शामिल है। दोस्तों आइए बात करते हैं अगले इसमें पॉइंट के ऊपर। तो कह रहे हैं भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची नहीं थी, यानी पुराने वाले में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक दोस्तों, आप लोग याद रखना 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। फिर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। फिर देखिए है संविधान में प्रारंभ जो है केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों के विचार को रूसी संविधान से ग्रहण किया गया है। मौलिक कर्तव्य प्राकृत में अन्योचित होते हैं। ठीक, अन्योचित होते हैं। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम सभी। देखिए सूचीबद्ध 11 मौलिक कर्तव्य आपको जो है कुछ इस प्रकार हैं, आप लोग आज पहले जान लीजिए। कह रहे हैं
राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और भारतीय संविधान के सिद्धांत और संस्थानों का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर दूसरा नंबर है स्वतंत्रता के लिए देश की लड़ाई को प्रेरित करने वाले उदात्त सिद्धांत को बनाए रखने और कायम रखना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भी हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्र की रक्षा करें और आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय सेवा करना भी हमारा जो मौलिक कर्तव्य है। फिर दोस्तों आपको क्या है, धर्म, भाषा, स्थान, वर्ग में मतभेदों के बावजूद सभी भारतीयों के बीच सद्भाव और साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार की निंदा करना। ठीक है, यही हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार की निंदा करना। फिर है समग्र रूप से राष्ट्र के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की सराहना करना और उसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। जंगल, झील, नदी, वन्य जीव सहित एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना और साथ ही सभी जीवित चीज़ों के प्रति दया दिखाना हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर आपका एक मानवतावादी दृष्टिकोण, ये सभी आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों, आपको दसवां भी है। दोस्तों बात करते हैं हम इसके बाद बात करते हैं ग्रामर के बारे में। आपको सभी जो इनका जो PDF है दोस्तों आप लोग को मिल जाएगा। कब मिलेगा इसका जो PDF को है, तो संडे को आपको जो इसका दोस्तों इसका PDF है वो आप लोग को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप लोग उसका जो PDF है आप शाम को संडे को मिलेगा। ठीक है, आपको जो है 6 दिन हमारी क्लास चलेगी, आपको जो 7वें दिन आपको जो PDF है वो मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, हमारी जो क्लास है मंडे से सैटरडे चलने वाली है शाम को 6 बजे। ठीक है, तो आप लोग क्लास में जुड़ें। आप लोग शाम को 6 जुड़ते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, जुड़िए आप लोग इस क्लास को, मज़ा लीजिए और पढ़िए, अपने जीवन को जानिए और अपने एजुकेशन को जो है और ग्रो करिए। फिर है अपने बच्चे या पाल्य को 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना 2002 के 66वें संविधान संशोधन के द्वारा इस कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, 6 वर्ष के और 14 जो भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा जो प्रावधान है इसी अनुच्छेद में किया गया है, इसी संशोधन में जो है किया गया है। ठीक है, फिर बात है दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था और खालिस्तान द्वारा पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह और आपके हैं विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही जवाब है इसको जो है गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। ऑप्शन नंबर जो है 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए बात करें दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना आबुआ, ठीक है, आबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दी है? असम, राजस्थान, झारखंड, बिहार। देखिए दोस्तों इसमें सही जवाब क्या है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 झारखंड राज्य ने जो है इसकी मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर जो है 3 सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, मुद्रा के संबंध में तो ए नंबर है मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाइयों के रूप में कार्य करती है। फिर है सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। कह रहे हैं सही कथन की कथनों की पहचान कीजिए। वही बात कौन सा सही है? केवल ए नंबर सही है, ए और बी दोनों सही है, केवल बी सही है, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 2 है, ए और बी दोनों सही हैं, यानी ये भी सही है ये भी सही है। ठीक है, मुद्रा के संबंध में। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों,
मौर्य साम्राज्य संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था। आइए बात करें दोस्तों इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त चाणक्य यानी कौटिल्य की मदद से अंतिम नंद शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो पटना का पुराना नाम है वो पाटलिपुत्र था। ठीक है, आइए बात करते हैं हम चंद्रगुप्त के बारे में कुछ और बातें। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने गंगा घाटी समेत पूरे उत्तर भारत पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकार को गणतंत्र और कुलीन तंत्रीय रूप से बदलकर राजशाही बनाया। ठीक है, फिर आपका है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन प्राचीन और ऐतिहासिक ग्रीक, हिंदू, बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। मध्यकालीन अभिलेखों के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य सूर्यवंशी मन्यधाता से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। आइए फिर देखिए है, इतने ही प्रश्न थे। फिर उसमें देखिए आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, तो अगला है भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोई बात तो कौन सा सही है। ठीक है, कह रहे हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक बनकर उभरा था। फिर है 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे। ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों सही है। तो देखिए इसमें जो फोर्थ नंबर सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों सही हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए अगला आपका है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। भरतनाट्यम, कथकली, शास्त्रीय, कुचिपुड़ी। ठीक है, कथकली नहीं है तो कुचिपुड़ी जो सही जवाब है। आप लोगों ने सुना होगा आधी कच्ची पूड़ी मत खाओ, यानी आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। फिर आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो अगला आपका है समय की मूल इकाई क्या है। समय की मूल इकाई क्या है। मिनट प्रति सेकंड या सेकंड है। ठीक है, फिर और है घंटा या मिनट। देखिए दोस्तों ये 5 नहीं है, ये यस है। ठीक है, जो समय की मूल इकाई है वो सेकंड हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 सेकंड जो है विल बी राइट आंसर। ठीक है, सेकंड। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों आपका अगला है भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कह रहे हैं हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर। फिर है दूसरा हरित क्रांति के प्रभाव में से एक कृषि में अत्यधिक कर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये कर है। ठीक है, यानी टैक्स बढ़ने से जो है किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। केवल सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। केवल फर्स्ट सही है, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही जो है सेकंड सही है। तो सही जवाब क्या है। सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। टैक्स बढ़ने के कारण जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा था किसानों पर, जो छोटे किसान थे। ठीक है, फिर दोस्तों आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए दोस्तों आपका अगला है नवंबर 2023 में। ठीक है, ये नंबर 2 बार लिखे हैं। नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन 2 टीमों के बीच खेला गया था। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 की बात हो रही है।
असम और बड़ौदा, बड़ौदा और दिल्ली, पंजाब और बड़ौदा, पंजाब और असम। तो देखिए सही जवाब इसमें क्या है, तो एक बात तो सही जवाब क्या है, तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 है, पंजाब और बड़ौदा। ठीक है, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का फाइनल मुकाबला है वो पंजाब और बड़ौदा के बीच में खेला गया था। तो आप लोग को जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसमें जो है किस टीम की विजयी हुई है, ये किस टीम की विजेता हुई है। ठीक है, फिर आइए बात करें दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला है, किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0-0 पॉइंट को खाली स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट है, ओरिजिन है, लव है, वेस है। सही जवाब है लव। ठीक है, लव जिसको कहते हैं, अगर पॉइंट 0 की शुरुआत होती है तो आपको पता है किस पॉइंट को कहते हैं, लव कहते हैं। आज फिर बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला आपका है, भारतीय नृत्य में खाली स्थान भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सही जवाब जो है मनोरमा ठक्कर पुरस्कार, मनोरमा ठक्कर पुरस्कार जो है दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट। दोस्तों हमने क्या है आज के भी 20 प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये प्रश्न जो है सभी बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और आपको जो वीडियो भी हमारी जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें एंड शेयर दिस वीडियो। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। आने वाले समय अपने जो है यहाँ पास बहुत कुछ होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए साथियों आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।